आज हम हिंदी विषय में साहित्य विविधा इस पुस्तक से कवि धूमिल जी की रोटी और संसद इस कविता से स्वाध्याय कृति का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने कवि का परिचय सुना, कविता की रचनाएं सुनी और सविस्तर पूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए शुरुआत की थी। उसमें से हमने उनकी विशेषताओं में आम आदमी का परिचय, पाठक की मानसिकता को झकझोरना, संघर्ष प्रियता, वह सामान्य का कवि है, कविता में वक्तव्य का तेज, व्यवस्था के विरुद्ध आवाज, समावेशी कविता और समावेशी व्यक्तित्व, इस तरह के घटक या विशेषताएं का अध्ययन हमने किया है। आज हम आगे धूमिल जी की निर्भीकता यह देखेंगे। आधुनिकता की खोज में संतरास, कुंठा, तनाव, अजनबीपन, मृत्यु बोध आदि का जो एहसास किया गया, उसके मूल में अहंमन्यता अधिक कारगर है तथा मानवीय संवेदना उतनी ही शून्य, क्योंकि इसे संभव आधुनिकता के दायरे से बाहर मानकर त्याज्य समझ लिया है। यही यह उजागर हो जाता है कि मानवीय संवेदन को चेतन तथा कारगर ढंग से सक्रिय रखने के लिए साहस और निर्भीकता को जरूरी होता है। उसे जुटाने थे तथाकथित आधुनिकता बाज की असमर्थन थे। इस बिंदु पर धूमिल जी अकेले ही उस साहस का परिचय देते हैं जो व्यवस्था की बदनीयत के खात्मे के लिए जरूरी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि धूमिल जी की निर्भीकता और साहस का मखौल भी उड़ाया गया था तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का सहारा लेते हुए उनकी मानसिकता को विकारग्रस्ता को साबित करने वाले भी कम नहीं है। तो है लेखक के लिए राजनीतिक समझदारी। धूमिल जी नव लेखक के लिए राष्ट्रनीति को वह किस कदर जरूरी मानता था, इस संदर्भ में उन्हीं के शब्द में युवा लेखक के लिए राजनीतिक समझदारी जरूरी है। बिना इस राजनीतिक समझदारी के आज का लेखन संभव नहीं है। कल सुनकर मुझे भूमिका के हवाले से हम कहना चाहते हैं कि समसामयिक जीवन में राजनीति उसका ज्वलंत पक्ष है। राजनीति के कारण आज के हालात बिगड़े हुए हैं। उससे सीधे जुड़े हुए लोग यानी पेशेवर राजनीतिज्ञ जीवन ही जनता की आर्थिक मुक्ति से संबंधित होने वाली शाब्दिक बहाना कहते हैं। इसे ठीक ठीक पहचान कर लेखक को राजनीति का विरोध करना चाहिए। अंत में यह कहना जरूरी है कि धूमिल जी के विरोध की जड़ें समझ के इसी जमीन से जुड़ी थी। इसीलिए विरोध से हटकर लेखक समसामयिक दृष्टि से उसे आत्महीनता लगता है। इसी विरोध ने है कि उसे वामपंथी रुझान से संबंधित किया। मार्क्सवादियों के सहवास के बावजूद से उन्हें मार्क्सवादी नहीं बनाया पाए। फिर भी मार्क्सवादी में उसकी पटरी नहीं बैठी। धूमिल जी की दृष्टि से व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उसकी आर्थिक मुक्ति से भी बढ़कर है। धूमिल जी समकालीन चेतना जहाँ उसकी शक्ति का स्रोत है, वही उसके सीमा भी बनती है। प्रश्न दूसरा बताया है, धूमिल चरित रोटी और संसद काव्य का भावार्थ लिखिए। अभी ये कविता का भावार्थ उन्होंने बताया है कि समकालीन कविता के प्रमुख आधार स्तंभ के लिए इस नाते धूमिल ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी कविता में राजनीति पर जबरदस्त आघात हुआ है। आजादी के बाद सालों गुजर गए पर आम आदमी के जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। अंततः सारा देश मोहभंग के दुख से पीड़ित हुआ है। इस पीड़ित से धूमिल ने संसद के सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इन 3 कविताओं संग्रह की इन कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है कि उनकी कविता में पीड़ा और आक्रोश देखा जाता है। आज आम आदमी का आक्रोश कवि के वाणी में घुलता है।
और शब्द रूपी धारण कवि कविताओं के माध्यम से कागजों पर उतारना चाहती है। बिना किसी अलंकार साज सज्जा के सीधी सरल और सपाट बयानी आदमी को पीड़ाओं को अभिव्यक्त करती है। संवादात्मक और व्यंग्यात्मक शैली में लिखी धूमिल की कविताओं का केंद्र आदमी रहा है। बार बार कविताओं के पढ़ने के बाद आर के लक्ष्मण का कॉमन मैन नजरों के सामने आकर खड़ा होता है। संसद और संसद में चलने वाली राजनीतिक व्यवस्था आम आदमी के खड़े हो जाने पर ही देते हैं। इस तरह से कविता में कहा गया है, इस तरह से संसद और संसद को चलाने वाली राजनीतिक व्यवस्था आम आदमी के भलाई की बात करती है, पर असल में वे अपनी ही भलाई सोचते हैं। राजनीतिक में प्रवेश कर चुका हर एक खुद्दरधारी टोपीधारी आम आदमी के खून को चूस रहा है। वर्तमान राजनीति में राजनेताओं के चेले भी एक लंबी फौज तैनात की गई है, अर्थात संसद से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का मूल तंत्र हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे वाला बन चुका है। यह व्यवस्था चूहों के समान आम आदमी के सपनों को कुतर कुतर खा रही है। धूमिल की कविताओं में ऐसी स्थितियों के विरोध में आक्रोश है। बार बार आह्वान कर कवि आदमी की कमजोरियों पर उंगली रखकर चेतित करने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित अवतरणों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। इसमें उन्होंने ससंदर्भ व्याख्या सिर्फ एक ही दी है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कवि धूमिल जी की उनके द्वारा लिखी हुई रोटी और संसद इस कविता से उद्धृत की है। व्याख्या है, कवि धूमिल जी ने उनकी कविताओं में राजनीतिक पर बड़ा आघात किया। आजादी के बाद सालों गुजरे पर आम आदमी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। सारा देश मोहभंग के दुख से पीड़ा हुआ है। राजनीति के कारण आज हालात बिगड़े हुए हैं। वर्तमान राजनेताओं के चले जाने पर भी एक लंबी फौज तैनात हो गई है। राजनीति से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का मूल मंत्र हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे वाला हो चुका है। चुपचाप तुम भी खाओ और मैं भी खाता हूँ। इस तरह का धर्म बड़ी ईमानदारी से निभाया जाता है। इस तरह से रोटी और संसद इस कविता से भ्रष्ट नेताओं का चित्रण यहाँ पे किया है और उनकी वजह से सामान्य जनता को कितना ज़्यादा समस्याओं को सामना करना पड़ता है। इस कविता से कवि ने हमको समझाया है कि कवि धूमिल जी ने बहुत ही सुंदर आज के समाज के राजनेताओं का चित्रण इस कविता में किया है। आप भी यह कविता अच्छे से पढ़िए। इसके जो सविस्तर या विस्तारपूर्वक प्रश्न दिए हैं तो वो अच्छे से पढ़िए और एक ही ससंदर्भ स्पष्टीकरण दिया है। इस तरह से आपको और भी पंक्तियों का ससंदर्भ पूछा जा सकता है, इसीलिए उसका भावार्थ भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।